सीधा नहीं तो होता, सीधा नहीं होता सर। तो उसको क्यों बता रहा है? एक बच्चा टेस्ट देगा, सबको बताता है टेस्ट में ये था, टेस्ट में वो था, टेस्ट में वो था। तू तो कुछ बताता ही नहीं है। तू तो मतलब भगवान का अवतार है ना। बेटा 2 दिन लेट दे दे, ढंग से पढ़ के दे दे, मार्क्स भी ले आ। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? एक ग्राफ वाला बच्चों को डाउट है। 19 पेज नंबर क्या है? अरे नहीं कराया ना, 19 पेज नंबर 19। आपको एक ग्राफ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई की एसआई यूनिट क्या होती है? आई की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या बोलते हैं इसको? आई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल। हाँ, क्या बोलते हैं फिर? इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज। होमवर्क कैसे करके आया बेटा? फॉर्मूला क्या है आई का? तो पढ़ क्या रहा है? होमवर्क कैसे किया फिर तूने? देख के किया, देख के टेप के। बेवकूफ लड़का, एक क्वेश्चन दूंगा कर नहीं पाएगा बैठ के। अभी मेरे को दिखा रहा है होमवर्क करके आया हूं मैं। भाई होमवर्क करने का मतलब होमवर्क कॉपी चेक नहीं करानी, होमवर्क असली में करना है और डाउट लेके आना है। तुम 3 बच्चे हो ना बेसिक, कम से कम 2 ऐसे उनको नहीं आता, वो आके बता देगा हमको नहीं आता, आप क्या बैठ के करेंगे। मैंने कहीं मना किया ना मत करो? मैंने कहीं मना किया मैं मत करो? क्योंकि वो चीटिंग नहीं करते हैं, वो मेरे पास आके एक्स्ट्रा बैठते हैं, सीखते हैं, करते हैं, अपने आप करते हैं, टेप के नहीं करते हैं। फॉर्मूला देखा, इसको करंट बोलते हैं। इसकी यूनिट एफआई, ऐसे यूनिट एम्पियर होती है, एनर्जी। अब क्वेश्चन ने बोला है कि बहुत सारे पॉइंट लेके आपको बताना है कि जब जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे हम, एक बार 0.8 वोल्ट, एक बार और एक बार 1.6 वोल्ट। वो बोल रहा है कितना कितना आपका आई की वैल्यू आएगी, कोरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू। 2 बातें बनती हैं, या तो ग्राफ में देख के बताओ, या सबसे इजी कंसेप्ट है आपको ग्राफ में, यहाँ पे कहीं 1 लिखा है 1, बेटा 1.01 एक ही बात होती है। अगर तो डेसिमल आएगी तो 10 लगाएगी, 1 नहीं लगाएगी। ये 1.0 लिखा हुआ है। जब मैं स्केल से चेक कर रहा हूं, लाइन खींची तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, चेक करके बताओ। 0.4 और एक वैल्यू यहाँ पे 0.5 भी दी हुई है। उसको मैंने स्केल से चेक किया और यहाँ पे चेक किया तो कितना आंसर आया मेरा? 0.2। इससे मेरा V और I का रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? जब V 1 है या 1.0 है तो ये कितना है? 0.4। रेशियो क्या बना? रेशियो क्या बना? रेशियो, रेशियो कटिंग करो ना, ये हट गया, हट गया। रेशियो बना 5:2। अगर मैं वैल्यू V और I की ये ले लेता हूं, कौन सी? 0.5/0.2, तब भी सेम रेशियो आ रही कि नहीं? चेक कर लो, तो रेशियो सेम है। अब V की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो? 0. अब यहाँ पे इस V की जगह क्या पुट करूंगा और I निकल आएगा कि नहीं आएगा? रेशियो पता है, जब सिमिलैरिटी ट्रायंगल तुमने की थी उसमें अगर प्रोपोर्शनेट का रेशियो पता है और इसमें से एक वैल्यू पता है, एक निकल आती है ना, वैसे हो जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो इस एक बार 0.8 पुट करोगे I निकल आएगा, फिर क्या पुट करोगे? 1.2 अलग I निकलेगा, 1.6 अलग I निकलेगा। क्लियर हो गया? इसको निकाल के देख लो कितना आ रहा है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे I जाएगा ऊपर। कौन कौन बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने वाला है? क्या करेंगे? ये कम मल्टीप्लाई नहीं करना होता। 16 तो वही आ गया ना, 1.675। कितना आंसर आ रहा है अभी बताओ? हाँ जो भी है 0.16, हाँ 0.32 ये आ गया। सॉरी एम्पियर। ठीक है कि गलत है? नहीं वो तो अलग है, सेकंड पार्ट।
ये अभी निकला है आई किसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.8। ठीक है, अगर मैं इसी ग्राफ पे v की वैल्यू कितनी दी हुई है तो मैं यहां पे चेक करूं, अगर इसको मैं स्केल से लाऊं 0.5 है तो ये 0.6 होगा, ये 0.7 होगा, ये 0.8 होगा, ये 0.9 होगा, तो 0.8 ये आएगा। मैं स्केल से इसको चेक भी कर सकता था, तो लगभग मेरा 0.32 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर क्या मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिल पाता? बेटा समझ ले, क्या मेरे को 0.32 मिलता एग्जैक्ट नंबर? वो मेरे को न्यूमेरिकल से ही मिलता। पर मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि 0.8 कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ 0.32 वैल्यू सही दे रहा है मेरे को। समझ गए? मान लो मेरा आंसर यहाँ पे आता 0.61, तो मैं चेक करूंगा 0.8 तो यहाँ पे है, 0.8 पे 0.6 हो सकता है, ये 0.2, 0.4, 0.6 तो यहाँ होगा ना, मतलब मेरा ये आंसर क्या है? गलत। तो ग्राफ हमारा न्यूमेरिकल को क्रॉस चेक करने में हेल्प भी तो कर रहा है। आप बोलो सर, वैसे डाउट था जैसे आपने ये सब करा है तो इसकी अपनी जरूरत नहीं है। आपको बोला है कि इन सब की आई निकालो, कैसे निकालोगे? मतलब और कोई तरीका बता दे। नहीं, ये तो ठीक है, पर जैसे तू कहना चाहता है कि इसको 2.5 से करेगा? हाँ, तो बात तो एक ही है, तो 2.5 लेगा ना, और यहाँ पे क्या रखेगा 0.8 या 2.5, तो बात तो एक ही बढ़ गई। तुमको क्वेश्चन में बोला है भाई इसकी रेशियो क्या है, पूछा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है कि वी आई की रेशियो क्या है, तुम क्या रेशियो लिखोगे? दो बातें लिख सकते हो, या तो लिखोगे 5:2, या लिखोगे, एक तो आंसर इसका आएगा 5:2, या लिख सकते हो 2.5:1, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए ये बच्चों को आसान लगता है, डेसिमल की बदसूरत लगती है ना शक्ल, क्यों पंगे लेने उससे। ठीक है, इससे निकल जाएंगी, हंसा क्यों? आपको पसंद है ये, पसंद है ये, पसंद है? मार्केट में जाएगा क्या लेगा, ये की ये? ऑब्वियस बात है ना, ये गोलगप्पे हैं, ये बेकार चीज है, फायदा क्या? अब आपका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस तो यही है 2.5 ओम्स। ठीक है, उससे कर लो, इससे डायरेक्ट भी आ रही है। अब एक चीज जो यूलैक में भर के यहाँ पे नहीं है, यूलैक में क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया है, आपके बोर्ड्स में स्कूल में आएगा, वो जिनके इलेक्ट्रिसिटी हो गया उनके शायद आ भी गया हो। दो बच्चे हैं, एक कम और ये जस, ऐसे क्वेश्चन होगा, दो बच्चों के नाम लिखे होंगे, या XY होगा या ए भी होगा। अभी हम लेते हैं एक कम और ये जस, और उनको मैम ने एक्सपेरिमेंट दिया VI ग्राफ बनाने के लिए। उन्होंने अलग अलग रजिस्टर्स लिए और उसका V और I ग्राफ बना दिया, वो आपको बनाने को नहीं आएगा। वाई आर यू लाफिंग सो मच? आरुष और जस अब खुश है? इसको पहले लगे मेरी बेइज्जती होने वाली है, इज सो कॉन्फिडेंट, इसलिए हंस रहा है। हाँ, मेरा नाम नहीं लेना, कह रहा मेरा नाम मत लो, उसका ले लो। ले लूं एक कमेंट? यस, ठीक है। एकम कहता है कि मैंने जो टेस्ट किया है ना उसके अकॉर्डिंग RA की रेजिस्टेंस ज्यादा है और RB की गलत कम है। एकम ने ये बोला, क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ RA इज ग्रेटर देन RB, और यजस ने ये बोला कि RB की ज्यादा है और RA की कम है। क्वेश्चन ऐसे ही लिखाएगा सेम टू सेम यूलैक में। अब आपको बोलना रहेगा, आप वेरीफाई करोगे इन दिस कंटेक्स्ट और जस्टिफाई विद रीजन बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा ठीक है। मैं ठीक, यू आर नॉट इन द क्वेश्चन, यू आर मेंट टू सेट कि एकम इज राइट, नॉट मी। कल को वाकई में एकम लिखा आ गया क्वेश्चन पेपर में, मैं ठीक हूं, और उस क्वेश्चन में बाई चांस एकम गलत हुआ, ये तब भी लिखेगा मैं तो गलत हो नहीं सकता, हाउ कैन आई बी रॉन्ग? ईगो प्रॉब्लम, जस्टिफाई और आंसर, आई हैव लॉट्स ऑफ ईगो, हाउ कैन आई बी रॉन्ग? जस्ट स्लोप तो तेरे को निकालना सिखाया ही नहीं मैंने। स्लोप का फॉर्मूला है V2 माइनस V1, देखो वैल्यूज तो है ही नहीं। Here एकम इज रॉन्ग इन जस्टिफिकेशन, अदरवाइज ही मे बी राइट, ही मे बी रॉन्ग। बताओ कौन सही है, एकम की जस्ट एकम?
एक कम सही है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे, ये वाला जजस नहीं, ये वाला जजस, ठीक है। जिसका ग्राफ ऊपर है उसको सहानुभूति दे रहे हो, देखो ऐसे वो रो रहा हो, ये छोटा बच्चा है वो उसको तुम बस जैसे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता उसका तुम नाम भी लेते हो, रिकॉर्डिंग में उसका नाम लेते हो। हाँ ये सब रिकॉर्डेड नहीं था। जिसका ग्राफ ऊपर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, याद रहेगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा उल्टा, मैं रटवा रटवा के थक जाता हूं। जिसका ग्राफ ऊपर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्वेश्चन पूछेगा वही एकम और वो, बस यहाँ पे वो हटा देंगे। एकम कह रहा है कि ए का करंट ज्यादा है, यस कह रहा है कि बी का करंट ज्यादा है, कौन सही है? अब यस ठीक है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दुश्मन है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट क्या होता है? ठीक है, एक बार उसको भी ठीक कर दिया हमने, इसको उसको हाँ आया था ना, देखा यूलैक में खोलोगे ना 3-4 जगह मिलेगा, आया था। ये आता ही है, बोर्ड का फेवरेट है, पता नहीं लखमीर सिंह में नहीं है या एमसीक्यू में शायद हो, मेरे को आई डोंट नो, मेरे को कहीं दिखा नहीं आज तक, कितने साल हो गए नहीं है। एक्स वाई होगा, ए भी होगा, राजू काजू कुछ भी हो सकता है, ठीक है केस स्टडी में। तो भैया याद रखना है, क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना है, वो रेजिस्टेंस ज्यादा मांग रहा है कि करंट ज्यादा मांग रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो जिसका ग्राफ ऊपर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका ग्राफ ऊपर उसका करंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे कोई डाउट? अब हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी। हाँ नोट करना कर लो। ओ हाँ वो रह गया, कराता हूं। पहले वो कराएंगे। इसमें ना 2 ग्राफ्स की जगह 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ए बी अलग से आ जाएगा, ये डी ए सी बी कुछ भी आ सकता है। तो ज्यादा मैक्सिमम किसकी है? हाँ रेजिस्टेंस है ना। उसमें ऑप्शन क्या था कि एमसीक्यू बन के आया, मैंने अभी रिसेंटली किसके एग्जाम पेपर देखा है, पता नहीं किसका देखा है, उसमें ऐसा था ना, नहीं वो नहीं, अभी मैंने किसी और का देखा है, याद नहीं आ रहा। उसमें ना 4 एमसीक्यू है, उसमें 4 में ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन डी, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? 4 थे, ए इज ग्रेटर देन डी, ये तो इनकरेक्ट ही है। फिर डी इज द मैक्सिमम, वो करेक्ट है। बी इज द लोएस्ट, सी इज लेस देन ए, सारे ठीक थे, बस एक ही इनकरेक्ट था। पर एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, करंट मांग रहा है कि रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस में जो ऊपर वही ज्यादा, करंट में जो ऊपर वो सबसे कम। हाँ ये बड़े नहीं, उसके को फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सेम ही आता है, ग्राफ से, लेकिन उसमें आंसर्स उल्टे हो जाएंगे। नहीं वी की जगह से वी देखो, आई की जगह से आई देखो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ये वी और आई उल्टे कर दूंगा उससे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, रेजिस्टेंस ऊपर ही रहेगी भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें दिया है तुम उसको ऐसे देखना, तो इसको ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो बस, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई बुला रहा था मेरे को, वोल्टेज कैसे देखते हैं? ग्राफ से? नहीं ग्राफ से देखना है, मतलब कोई क्वेश्चन होगा तब बता पाऊंगा ना मैं। ग्राफ से वोल्टेज नहीं निकलेगी, आपको वैल्यूज निकलेगी वी और आई की, बहुत सारी आई की वैल्यू निकल आएगी, आर की निकल आएगी, उससे वी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्राफ से खाली आर निकल के आता है, या अगर वी निकल आएगा आपको ऐसा होगा, मान लो वी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है और आर ये है, ठीक है। तो तुम्हारे कुछ नंबर्स होंगे ना, यहाँ पे ऐसे नंबर्स होंगे ना, तो आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको बोला है इस पूरे ग्राफ की रेजिस्टेंस 5 है, ठीक है आपको, और ये वैल्यूज दी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है आपको 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर ऐसे 4 दिया है और ऐसे 5 दिया है। तो आपको बोला जाएगा जब करंट 5 है तो वोल्टेज कितनी है? तो करंट 5 है और रेजिस्टेंस कितनी है? 5 है, उसके फॉर्मूले पुट कर दो आप, आपका वी आ जाएगा उसके, ठीक है। वो यूलैक करोगे दिमाग खुल जाएगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हाँ जी लखमीर सिंह में है,
पहले मैं कटवा देता था, ये 2 साल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना, स्कूल में आना शुरू हो गया। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। वेरीफाई कैसे करेंगे ओम्स लॉ की? ओम ने जो बात बोली, क्या बोली? टेम्परेचर कितना रखना? ओम ने क्या बोला? शाबाश, तुम मेरा नाम रोशन करोगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम ने बोला कि V और I आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या बोला कि R और I आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये बोला 2 बातें। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हमको चेक करना है कि ओम सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, तो मार्क मैं इसको कराने से पहले समझा देता हूँ। ओम इसको वेरीफाई करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एपरेटस। हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए, और एक चाहिए नहीं रियोस्टैट। एक चाहिए एमीटर, एमोमीटर नहीं होता भाई, एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक रियोस्टैट। बाकी बैटरी हो वो सर्किट वगैरह बना दिया जाएगा। आपको इस सर्किट में एक बल्ब, जिसको रजिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट, कुछ भी लगाने को बोला जाएगा। आप वो लगा दोगे और स्विच को क्या कर दोगे? ऑन, जैसे फिगर बनी हुई है। ठीक है, जब रियोस्टैट किस काम आता है? बढ़ाने की और कम करने की। तो हमने जब सब कुछ एडजस्ट कर दिया, एक डायग्राम आपका बन जाएगा, बना नहीं रहा मैं, बुक में बना हुआ है। जब सब कुछ किया जाएगा तो सबसे पहले हम एक रीडिंग लेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या दिखा रहा है, कोई नंबर आएगा वहां लिख देंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम एंड एट द सेम कांस्टेंट टेम्परेचर हम आई की रीडिंग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। हमें रीडिंग ए मिल जाएगी। ए मतलब फर्स्ट रीडिंग मिल जाएगी कि इस टाइम वोल्टेज इतना दिखा रहा है और आई इतना दिखा रहा है। ठीक है, फिर रियोस्टैट को यूज करके करंट को बढ़ाया जाएगा। क्या करा जाएगा? रियोस्टैट किस लिए आता है? करंट को बढ़ाने के लिए। जब करंट, हाँ वो दोनों चेंज करने, जब मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा वोल्टेज चेक करूंगा तो नई रीडिंग मिलेगी मेरे को, इसकी और इसकी, बी रीडिंग। फिर मैं करंट को चेंज करूंगा, फिर नई रीडिंग मिलेगी दोनों की। फिर मैं करंट को चेंज करूंगा, फिर नई रीडिंग। ऐसे 4-5 रीडिंग्स मैं लूंगा। ठीक है, जब 5 रीडिंग मेरे आ जाएंगी, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। यहां पे रखूंगा आई की वैल्यूज और यहां पे रखूंगा, और ये वैल्यूज को यहाँ के, मतलब एक्स, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, एक्स कॉमा वाई, एक्स लूंगा, इसको वाई लूंगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, सारे पॉइंट्स को ऐसे करके प्लॉट करूंगा एंड आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जब मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो मैं इस कंक्लूजन पे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन की यूनिफॉर्म है? कि रेजिस्टेंस जो मेरे को मिली है ये थ्रू आउट क्या है? सेम। फिर मैं यहां से हर एक की रेजिस्टेंस निकाल के देखूंगा, V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई। मेरे सारी जो R की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे सारी क्या आएंगी? तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा कि ओम बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जब मैं करंट बढ़ाता हूं तो वोल्टेज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर करंट डबल किया था वोल्टेज क्या हो गई थी? डबल। ट्रिपल किया तो ट्रिपल। जितने प्रोपोर्शन से, जिस परसेंटेज से करंट बढ़ रहा है उसी परसेंटेज से वोल्टेज भी बढ़ रही है। बट आर की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट। क्या रहेगी? सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि पूरे ग्राफ में क्या रहती है? वो सेम टू सेम। वो हमारी मर्जी है। आपका अगर V यहाँ पे लेना चाहते हो तो I यहाँ ले लो, तो फिर इसको उल्टा कर सकते हो। ग्राफ सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप से 5 मिनट का नहीं 3 मिनट का टाइम है, पूरी एक्सपेरिमेंट को ढंग से पढ़ा जाएगा। और मेरे टेस्ट में नहीं है पर स्कूल के टेस्ट में इंपॉर्टेंट आता है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट लिखो फॉर स्कूल। पढ़ो, कोई लाइन कोई वर्ड तंग कर रहा है, जो समझ नहीं आ रहा, जो मेरी बताई एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहा, हो सकता है मैंने कुछ गलत ना बता दिया हो, कुछ लग रहा है आपको तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर।
हम पहले पढ़ चुके हैं, अब और अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर देते हैं। मैंने आपको ना पिछली क्लास में बताया था कि सर्किट जब तक पूरा स्टार्ट कहाँ से होता है, करंट पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव यहाँ पे है तो यहाँ से जाके पूरा नेगेटिव पे, नेगेटिव यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बीच में कहीं वायर टूटी हुई है तो करंट पास, तो हमें करंट क्यों लगता है? हमारी बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक सॉकेट है उसमें मैंने तार लगा दी मान लें इस पे और स्विच ऑन कर दिया, अब उस वायर में करंट जा रहा होगा, पर वापस वो वायर सॉकेट में जा रही है नहीं ना। अब दो बातें, या तो वायर किसी अप्लायंस में, पंखे में, लाइट में जानी चाहिए, वहां लाइट शो के वापस वो मीटर में जाती है, ये करंट सर्किट कंप्लीट हुआ। अब मैंने ऐसे ही लूज वायर लगा दी जिसका एक एंड तो सर्किट पे है और एक एंड ऐसी हवा में है, अब वो सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं। उस वायर में करंट होगा, पर वो फ्लो नहीं हो रहा। उस वायर के इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? फ्री घूम रहे होंगे कि स्ट्रेट जा रहे होंगे? फ्री घूम रहे होंगे, क्योंकि अभी उनको नेगेटिव टर्मिनल नहीं मिल रहा, पॉजिटिव तो यहाँ पे है। अब उस वायर को मैंने पकड़ लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन सीधे हो गए, पहले फ्री फॉल से। अब जब मैं पकड़ूंगा सर्किट तो कंप्लीट तब भी नहीं हुआ कि हो गया, हो गया अर्थ से। यहां से करंट पास होता हुआ मेरे पैरों से होता कहाँ जा रहा है? अर्थ पे। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ एक चार्ज पैदा करेगा, इसलिए मेरे को करंट लगता है। लेकिन अगर मैं स्लीपर्स पहन लूंगा, रबड़ के या वुडन शूज वगैरह कुछ पहन लूंगा, वुडन चप्पलें पहन लूंगा, तो करंट नहीं लगे। प्लास्टिक चेयर के ऊपर खड़ा जाऊंगा तो करंट मेरे को, क्योंकि वो सर्किट जो मेरे से कंप्लीट तब था कि मैं अर्थ के कांटेक्ट में था। अब मेरा अर्थ से कांटेक्ट क्या हो गया? टूट गया, सर्किट फिर भी कंप्लीट नहीं है। हालांकि मैंने वायर को पकड़ा है, मेरी बॉडी में करंट जा रहा है भाई, पर मेरे को लग नहीं रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही मैंने चप्पलें वो उतार के फिर कांटेक्ट किया अर्थ से, फिर करंट लग जाएगा मेरे को। इसीलिए बोलते हैं कि जो आते हैं बिजली वाले भैया, जो काम इलेक्ट्रिशियंस जो आते हैं, वो स्लीपर्स या शूज पहन के काम करते हैं रबड़ के, और वो हाथ में क्या पहनते हैं? आजकल नहीं पहनते, वैसे पहनने चाहिए उनको। तो क्वेश्चन है BQ आपका कि व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू वेयर रबर ग्लव्स फॉर व्हाइल डूइंग द इलेक्ट्रिक वर्क बाय एन इलेक्ट्रिशियन। तो आंसर क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। करंट मेरी बॉडी के अंदर फ्लो करता रहेगा, मेरे को लगेगा नहीं, कमाल की बात है। बट डू नॉट ट्राई एट दिस योर होम। नहीं, कल को तेरा मन करा इसमें से उंगली डालनी है, मैंने प्रिकॉशन शेयर पे खड़ा हो जा, दोनों पे खड़ा हो ना, अब दोनों पे खड़ा डाल दे उंगली, कुछ नहीं होगा तेरे को। मेरा नाम लिखानी है, मैंने नोट लिख दे कि सर ने कहा था एक्सपेरिमेंट करो, कुछ हो गया सर जिम्मेवार है, ऐसा नहीं चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, पता हमारे को पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं इसको तो बताओ होगा। क्या देखा? वो छलांग वाला क्वेश्चन देखा? छलांग वाले देखा कि छलांग मारनी है, अंदर कूदना, बाहर नहीं। वो इतना बोलते ही नहीं है, वो कहते कूद जाओ, इंटरव्यू चल रहा है सीधा बोलते हैं खिड़की से छलांग मार दो। अब वो दिमाग की बात है ना, तुम खिड़की से मारोगे, खिड़की में ऐसे मारोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है दिमाग क्या तुम्हारा। कौन सी तरह का? हाँ देखा? अरे रियल, मेरे पास तो बहुत सारे वीडियोस है रियल लाइफ की। कौन सी तरह का ऊँट है? सिर्फ जाने जान देखना। क्या? मूवी? विच मूवी? जाने जाओ, करीना कपूर। वो आधी बच्ची है। बहुत अच्छी है। अब अरे आधी बच्ची है अभी, आधी देख ली। वो पिकाशो बंद हो गया 2 दिन के लिए, कल चला है मैंने वो देखी फुकरे 3 पागल वगैरह देख के। आप बोले दिमाग में क्या? आधी देखी, नॉर्मल लगी है। अच्छा एंड अलग होगा। मैंने तो रात को वो देखी है फुकरे 3, कल आई थी मैंने, कल ही देख ली, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ HD है, और उसमें ना, पहले वीडियो बंद करूं, कार्बन कंपाउंड किसके स्कूल में हो गया? उसके मैंने 1-2 फेल कर दी मूवी, 3 इतनी मस्त है। बैक टू पवेलियन, रबड़ के ग्लव्स क्यों पहनते हैं? मार्क करना शुरू करो।
बोलो जी। अर्थ के कंक्रीट सीमेंट होता है ना, तो वो गुड कंडक्टर ही तो होता है। किससे बनता है? उसमें मेटल्स भी तो होते हैं। बोलो जी। बता दो, पहले कंडक्टर मार्क करा दो। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, हर्डल्स, वो बहुत लो है। अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट इजीली क्रॉस होता रहेगा, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। आगे मार्क करो। अ गुड कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ। तो याद, ये हमने कहा किया, पहले भी किया। मेटल ऑन मेटल में फिजिकल सबसे पहला कौन है? सिल्वर। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 3 पे? नंबर 4 पे? गोल्ड तो लास्ट में है। आयरन। जिंक के बाद से आयरन, वो क्या मान लेते हैं। आगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल। अब क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी? पॉइंट 1, पॉइंट 2, दे आर डक्टाइल। बेटा ये चैप्टर वहां भी तो है, तुम्हें किसने बोला कि चैप्टर इसी में से आएगा? समझ रहे हो? आगे, दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। ये प्रॉपर इनकी रेजिस्टिविटी क्या है? कंपैरेटिवली हाई। मेटल्स में क्या होती है? हाई की लो? वेरी लो। इंसुलेटर में क्या होती है? बहुत हाई, इतनी हाई कि वो करंट को पास क्या छोड़ो, टच भी नहीं करने देंगे। नहीं जाने दूंगा, जो करना कर ले भाई। पापा को फोन कर, मम्मी को फोन कर, हम नहीं जाने देंगे। पूरा बैरियर क्लोज हो गया, जाने नहीं देगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन अब रजिस्टर कौन है? वो थोड़ा सा करंट धीरे धीरे पास करने देगा। ट्रैफिक चल रहा है लेकिन स्लो स्लो चल रहा है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। और इसको कहाँ पे क्यों यूज करते हैं हम? ताकि गैजेट्स में ज्यादा करंट उनको खराब ना कर दे, उसको करंट को स्लो पास कराया जाएगा। जितना चाहिए उतना कंट्रोल में करता है। रजिस्टर बनते किससे हैं? मेटल्स तो हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर हो गए आपके अपना नॉन मेटल, अलॉय से बनते हैं। अलॉय की कंडक्टिव रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा क्या होती है? कहाँ पे आपकी रियल लाइफ में अलॉयज यूज होते हैं? ये वही सिस्टम है। मैं बोलूंगा भी नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा। अलॉय व्हील्स कहते हैं उसको, दैट आर मेड अप ऑफ अलॉयज, ताकि जंग ना लगे। कार में अलॉय क्यों यूज करते हैं? ताकि जंग ना लगे। गाड़ी मिट्टी में और उसमें पानी में चलती है। गाड़ी में कौन सा करंट पास करता है भाई तू? वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल, नॉन मेटल। आंसर ठीक था पर गलत जगह पे था। और कोई अलॉय जो रियल लाइफ में यूज होता है हमारा फॉर रेजिस्टिविटी? ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस अलग अलग बातें, एक बात नहीं है। नाइक्रोम, वैस कहाँ पे? नाइक्रोम, क्रोमियम, कौन बोला क्रोमियम? निकल, ब्रास, कोबाल्ट, पढ़ के बोली जाओ। कोबाल्ट का यूज करता है बे? कोबाल्ट का यूज होता है तो रजिस्टर, लेकिन कहाँ यूज होता है? ऐसी बोली जा रही हो। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा सा यूज करने वाले हमारी लाइफ में। ब्रॉन्ज होता है बहुत कम, महंगा बहुत है, होता है लेकिन बहुत महंगा है। ब्रास का यूज होता है, ब्रास। हमारे टैप्स है ना, उसके अंदर ब्रास है। जो टैप्स होते हैं ना घर के, उसके ऊपर क्रोमियम और निकल प्लेटिंग होती है। अंदर वो बने बने ब्रास के हैं, क्योंकि ब्रास बहुत साल चलता, खराब नहीं होता। पानी अंदर पानी आना है ना, तो आयरन घड़ी बना देंगे, जंग खा जाएगी वो। तो ब्रास के बनाते हैं या प्लास्टिक के बनाते हैं। प्लास्टिक के टाइप देखे तुमने? देखे नहीं? देखे? कहाँ देखे? स्कूल में है, जैसे स्कूल में होते हैं प्लास्टिक के टाइप्स, है ना? गरीबों स्कूल में होते हैं। केंद्रीय विद्यालय है, GHPS, मोता सिंह, गरीबों के स्कूल में प्लास्टिक टैप
नहीं है, चलो अब बच गए तुम। आगे, द alloys लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंट एंड यूरेका ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस, सो दे आर कॉल्ड। अब ऊपर एक वो बनी हुई है, प्रेस बनी हुई है आयरन, उसके अंदर रेड कलर का बना है, वो कौन है? नाइक्रोम। इसमें हमने मेटल क्यों नहीं लगा दिया? ये मैंने BQ पूछा आपसे, BQ मेटल क्यों नहीं लगा दिया? नाइक्रोम ही क्यों लगाया, या अलॉय ही क्यों लगाया? प्लास्टिक का मार्क कराएंगे अभी आपको। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, और रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत हाई। ये बर्न नहीं होंगे, ये गर्म होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही पास करेंगे जितनी आगे चाहिए। ये इतने गर्म हो जाएंगे पर फिर भी इनको आग नहीं लगती। तो ये इनका जो पेशेंस लेवल है बहुत ज्यादा हाई है। रेजिस्टिविटी मतलब पेशेंस लेवल क्या है? इनको गुस्सा दिलाते रहो, ये लाल सुरख हो जाते हैं, पर ये आग नहीं लगाते, जलेंगे नहीं, ये खुद गर्म हो जाएंगे पर ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी कहां यूज कर ली हमने? हॉट आयरन। ये गर्म हो सकते हैं पर ये जलेंगे नहीं, हमने आयरन में लगा दिया। ये गर्म हो जाते हैं पर जलेंगे नहीं, हमने गीजर में लगा दिया। ये गर्म होंगे जलेंगे नहीं, हमने हीटर में लगा दिया। हो बेटा गर्म, हमें तो फायदा दो, होते रहो गर्म। बल्ब में लगा दिया, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन नहीं, बल्ब में टंगस्टन लगता है। एक और आता है वो फ्यूज में लगता है, वो लो होता है, वो लो होता है, वो टिन होता है, वो लो होता है, वो इमीडिएटली हमको टूटना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, उसको तारे लगा दिए हमने। जिसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, उसके स्विच लगा दिए हमने। जिसकी प्रॉपर्टी है वो गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करता रहेगा फिर भी, और आग नहीं लगा सकता, उसको हमने गर्म अप्लायंसेस पे लगा दिया। ऑल टाइप ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। हमने हर चीज का यूज करना सीखा, क्योंकि हम इंसान है, वी आर गॉड ऑफ द अप्लायंसेस। हमने बनाया ना, हम जो मर्जी कर सकते हैं इसके साथ। इसलिए PCM लेनी बहुत जरूरी है, वरना ऐसे अप्लायंस बनेंगे ही नहीं। कोई भी नहीं लेगा तो वे बनेंगे कैसे? पर वो ले जिसके बस की है। एट लास्ट वहां पे वहीं पे आगे मार्क करो। दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइट। तू उधर क्या देखी जा रहा है? किसको देख रहा है भाई आज तू? दोनों को देख रहा है क्या? घड़ी को नहीं देख रहा है, सहज को देख रहा है, कपिश को देख रहा है, पता नहीं। आज हालात ठीक नहीं लग रहे तेरे, हर बात पे उसको देख रहा है, वो तो देख भी नहीं रहा। वन साइडेड चल रहा है यहाँ पे काम। इकट्ठे आते जाते हो ना, वो रास्ता पता है, रास्ता पड़ा, हाथ पकड़ के बातें करके जाओ। यहाँ क्यों देख रहे हो इशारों इशारों में? है हराम है। देख क्यों रहा है बार बार उसको? कौन से सिग्नल पास हो रहे हैं वहां पे? हाँ, बिना वायर के नेटवर्क चला पड़ा है यहाँ पे। दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। आगे का पूरा मार्क होगा। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। यहां तक। अब इसके बाद एक अलग से पैराग्राफ बनाओ। अब जो मार्क कराऊंगा ये आपका BQ है, इसको BQ लिखो, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18A का आंसर है। यहीं पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 18A, जहां पे मार्क करोगे ना वहां लिख लो क्वेश्चन नंबर 18A। पहले क्वेश्चन नंबर 18A पढ़ो, क्या है कि वो रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब वो बिजली का काम करते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रबर इज एन एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्या दो बातें हैं इसमें? एक तो कि वो क्या है, और वो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक। मुश्किल है याद करना, ये आंसर बच्चों गलत होता है, पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं इसके अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि वो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, हम प्रिवेंट करेंगे। सिंपल सा आंसर। पता नहीं क्या लिख के आ रहे हैं भाई इसके आंसर। छोड़ते हैं क्वेश्चन ये वाला टेस्ट में, ये कौन छोड़ता है? ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब भी पता तुमको रबर क्यों पहनते हैं। नहीं, इंसुलेटर नॉन नहीं लिखना, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे ना, वो कोड वर्ड्स महंगे महंगे। वुड के ग्लव्स कैसे बनाऊं मैं? नहीं, अगर वुड को पूरा गीला कर दे तो उसमें होएगी। ऑब्वियसली वाटर से गुड लगता है। सर वाटर है भी नहीं।
हम टैप वाटर की बात कर रहे हैं। सर प्योर वाटर नहीं है प्योर वाटर कहाँ से लाएगा? सर, डिस्टिल वाटर। हाँ, तो डिस्टिल वाटर से वो वुड को गीली करने की बात कर रहा है। उसने मेंशन नहीं किया कि डिस्टिल वाटर है। और दुनिया में आम जो वाटर मिलता है वो डिस्टिल वाटर नहीं होता। तो अगर खाली वाटर आएगा तुम कौन सा पानी मांगोगे? उसको सीधा मानोगे कि वो टैप वाटर है, गंदा पानी है वो, उसमें लग्जरी पास हो जाती है। डिस्टिल वाटर में पास नहीं होती, वो मेंशन होगा क्वेश्चन में। हर पानी को डिस्टिल वाटर नहीं मान के चलते आप। कोई डाउट? अगला है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? आपने बताया कि 4 है। अब इसको इन डिटेल पढ़े। ये जो पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, ये हेडिंग को BQ मार्क कर लो भैया, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, पर जितनी है वो सारी BQ है, उतनी ही आती है। क्योंकि न्यूमेरिकल 2 तो पक्के हैं इसके, या एक बड़ा या 2 छोटे। एक सिंगल भी आ सकता है बड़ा और 2 छोटे भी आ सकते हैं। पर थ्योरी इसकी ज्यादातर आती है वेरी शॉर्ट में और MCQ में। बड़ी थ्योरी नहीं आती, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। और कोई थ्योरी जो है वो नॉलेज बेस्ड आएगी, रट्टा बेस्ड नहीं आएगी। सबसे पहला फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो कौन सा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आप मेरे को बताओगे, अगर तार की लेंथ, कंडक्टर मतलब वायर, अगर तार की लेंथ बड़ी है ज्यादा तो करंट अच्छे से पास होगा, कि छोटी है तो करंट अच्छे से पास होगा? एक तार येरी, एक तार येरी, करंट किस में जल्दी और ज्यादा पास होगा? छोटी में ज्यादा पास होगा, बड़ी में ज्यादा पास होगा? डिस्टेंस कम। ये जल्दी पहुंच रहा है, देर से पहुंच रहा है? मैं करंट की बात कर रहा हूं। करंट को सोचेंगे, रेजिस्टेंस का आंसर निकल आएगा। हम यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग किसके पढ़ रहे हैं? रेजिस्टेंस के पढ़ रहे हैं, ना कि करंट के। पर करंट की वजह से हमको रेजिस्टेंस के आंसर मिलने वाले हैं। आप खुद सोचो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे करंट जल्दी पहुंचेगा कि जब वायर छोटी होगी तब करंट जल्दी पहुंचेगा। हाँ जी, क्या कह रहा है? किसने बोला अमाउंट ज्यादा? सेम अमाउंट है। जल्दी कौन सा पहुंच रहा है? वायर की विड्थ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ लेंथ अलग है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, जल्दी ये इसमें पहुंच रहा है, इसमें पहुंच रहा है। अगर इसमें करंट जल्दी तेज पहुंच रहा है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। इसमें करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या है? कम। इसमें करंट कम तो रेजिस्टेंस क्या है? तो अगर लेंथ ज्यादा कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। कौन बोला कम? तो अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? और करंट आधा। और लेंथ अगर 5 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स। लेंथ अगर आधी कर दी या 1/3 कर दी तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। कोई डाउट? मार्क बाद में कराऊंगा। नंबर 2, हमने ये रेजिस्टेंस का आंसर कैसे निकाला? करंट को देख के, क्योंकि बचपन से आपको करंट पता है। आपने आईडी लगाया सर इसमें करंट जल्दी पहुंच रहा है, इसमें लेट, तो इसमें करंट स्लो है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है? तेज। इसके अकॉर्डिंग लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अगला है एरिया ऑफ, क्या होता है ये? क्या होता है? ब्रैकेट में अगर नहीं लिखा तो लिखो थिकनेस। यस जी। आपको मान लो एक वायर है, मान लो पतली सी वायर है, वायर की शेप क्या होती है? तूने क्या बोला था? राउंड। राउंड तो सर्कल होता है। सिलेंड्रिकल लाइक दिस। ये मोटा सिलेंडर है, पतला सिलेंडर होगा, तो मोटा मोटा वायर ऐसे होगी अगर मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं तो। ये जो चीज है ये क्या है? थिकनेस। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ, ऐसे क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ। तो बेसिकली ये शेप क्या है? ये वाली सर्कल, राउंड। ये वायर है, लेकिन वायर का जो स्टार्टिंग बेस है या टॉप है, ये वाली चीज, वो क्या शेप है? सर्कल। ये सर्कल है, ये सिलेंडर पूरा होता है, ये क्या है? अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां पे हम पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं।
लिखो जी ब्रैकेट में। क्रॉस सेक्शन इतना नहीं पता मेरे को। क्रॉस सेक्शन है मतलब पूरा सेक्शन का एरिया हो गया है। तो प्लस सेक्शन बोल दे भाई तू। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से वहां तक क्रॉस बोल रहे हैं पूरा एरिया। ठीक है, अब दो तारे बनाते हैं, एक ये वाली तार, इनकी लेंथ सेम रखी है हमने, इसका एरिया ज्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन, लेंथ नहीं पूछ रहा, सिर्फ एरिया थिकनेस ज्यादा है। आप बताओ ज्यादा करंट किस में पास हो रहा होगा? इसमें केस में इसमें करंट ज्यादा, क्योंकि इसमें मेटल ज्यादा, इसमें मेटल क्या है कम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें पार्टिकल्स जल्दी जल्दी पास कर देंगे, इसमें पार्टिकल्स कम है तो कम पास होगा। इसमें करंट अगर ज्यादा पास हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, इसमें करंट ज्यादा पास होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? रुकावटें क्या होंगी? रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। तो क्या बोल दूं कि अगर थिकनेस ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम। तो 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या R is inversely proportional to 1/πr², या R is inversely proportional to इतने ही रहने दो चलो D के फॉर्म में। अब अगर एरिया बढ़ जाएगा, यहां पे क्या था, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस, यहां पे अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और एरिया घटेगा। अब अगर रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, भाई रेडियस बढ़ेगा तभी तो एरिया बढ़ेगा, और अगर रेडियस घटेगा, ठीक है, सेम फॉर डायमीटर ऑल्सो, डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। अब अगर मैंने एरिया को डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी इनवर्सली। इधर आ जाओ, अगर रेडियस को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1/4 हो जाएगी। इधर देखो, अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी, इसको हाफ किया तो हाफ, लेकिन एरिया के साथ नंबर सेम चल रहा है 2 2 2 2, लेकिन रेडियस के साथ वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया और ये सिंबल है, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आ गया है। क्या आ गया है? कहाँ ध्यान था? रेडियस का क्या आ गया है? तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो अगर रेडियस 3 टाइम्स कर दिया तो 1/, अगर रेडियस को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, और अगर रेडियस को डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 16, क्योंकि रेडियस का क्या हो रहा है? अब आ जाओ डायमीटर पे, क्योंकि ये सारे BQ है, जितने मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं सारे पूछ रहा हूं। मैंने क्या करा है, मार्क में 10 लेने 5 लेने कराऊंगा, उसमें 1000 BQ बन के आ जाते हैं। इसलिए लखमीर सिंह को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दिमाग से आएगा, नॉलेज बेस्ड आएगा, बुक बेस्ड आएगा, लेकिन आपने सीखा कितना उसके ऊपर बेस्ड। डायमीटर बताओ, अगर डायमीटर को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस क्या होगी? इसमें आर क्या होता है? आर और डी में फॉर्मूला क्या? पी है πr²। डी होता क्या है? 2r नहीं होता, तो आर क्या होता है फिर? D/2 क्या हो गया? आर। तो इस फॉर्मूले में मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर की जगह लिखूंगा D/2, तो D²/4 हो गया। अब जब डायमीटर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। अगर मैं डायमीटर 2 टाइम्स कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? अगर 2 टाइम्स करूंगा तो ये 4D बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा,
तब भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस 4 टाइम्स नहीं आएगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात पकड़ में आ रही है? फिलहाल आप ये लिख सकते हो, ये बुक में जो मार्क तो मैं करा दूंगा, फिलहाल आप छोटी छोटी लाइनें जो ये अपनी लेंथ में ये लिख लो। ए में ए के लिए ये लिखो और आर के लिए ये लिखो सारा, ताकि याद करने में आसानी हो। लिखो फटाफट लिखो। तो उसका आंसर वही बात तो एक ही है बेटा, पहले तो 4 होगा, r/2 होता है ना, d/2 होता है। डायमीटर के आंसर भी लिखे हैं इसमें, बताता हूं क्या है। पहले ये सब लिख लो बकवास, फिर मैं मार्क कराता हूं। अगली बार सबसे पूछा जाएगा, पढ़ के आना, रीड करके, क्योंकि आज न्यूमेरिकल का कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। तेरा पिछला इनकम्प्लीट है वो तो करके आ। शुक्र है ऐसे बोला है, देखे खुद करके आया होमवर्क, फॉर्मूला याद नहीं, ऐसे याद नहीं। हाँ खुद ही किया है, ऑनेस्टली टेप के किया है। हाँ तो सरकमफ्रेंस कहाँ से? 2πr है वो तो ये होती है, उस पर डिपेंड नहीं है। थिकनेस, लेंथ, टेम्परेचर और नेचर। अभी नेचर कराऊंगा ना, पहले लिख लिया। थर्ड पार्ट क्या है? अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। नेचर ऑफ मेटल ऑफ कंडक्टर। अगर नेचर अगर बहुत अच्छा मेटल है, उसमें करंट कैसे पास होगा? उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर एलॉय है, उसका करंट स्लो पास होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बस यही है। अब टेम्परेचर में क्या लिखा है? टेम्परेचर में ये लिख लो, चौथा क्या है? टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्म तार में करंट अच्छे से पास होता है कि ठंडी तार पे? ठंडी तार पे। हमें पता ही नहीं है आज तक। तार जितनी ठंडी होगी, करंट उतना अच्छे से पास होगा। तो अगर तार ठंडी है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। तो टेम्परेचर अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब गर्म तार, उस पर रेजिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा। समझ आई? पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स से मूव करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बड़े पार्टिसिटी नहीं पढ़ रहे हम। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पार्टी चल रही है, पार्टिकल्स की पार्टी नहीं चल रही। वो पार्टिकल्स से, इलेक्ट्रॉन से। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, वही पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। तो आज के बाद क्या याद रखोगे? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम। और रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आएगा, 30 तो आ रहा। सर हमने सेम लिखवाया था, सेम लिख के आगे। वहां करंट भी तो पूछ सकता है वो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा अगली बार। कभी मैं करंट पूछ रहा हूँ, कभी मैं क्या पूछ रहा हूँ। अगर आर ऐसा है तो करंट क्या होगा? ऐसा कि उल्टा? अगर आर ऐसा है तो करंट क्या होगा? और अगर आर ऐसा है तो करंट उल्टा होगा। तो इसको याद कर लो, वो निकल जाएगा, या उसको याद कर लो, ये निकल जाएगा। ये फुल चैप्टर में यही करना है, करंट और रेजिस्टेंस को आपस में एंटी करते रहना है। भाई यहाँ पे आर सिर्फ इसके साथ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली है, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली पड़ेगा ही उल्टा। देख, इसमें इन्वर्सली, इसमें डायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली। आई के साथ क्या है? इन्वर्सली। तो कहीं इन्वर्सली कहीं डायरेक्टली, रट्टा नहीं मार सकता तू। ऐसा नहीं कह सकते जो आप कहना चाहते हो, कहना भी नहीं है ऐसा।